अगर ढूंढने से भी ना मिले कोई खूबियां हम में तो जनाब जाकर कहीं अपना इलाज कराओ। और यदि मेरी कमियां ढूंढते ढूंढते थक गए हो तो बहुत गर्मी है, जाओ ठंडा वंडा लस्सी वस्सी पी कर आओ। तो दोस्तों आज आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है ग्रामर के कुछ बहुत ही चुनिंदा सवाल, बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके बीच हल करेंगे, लेकर आए हैं। तो आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, कहीं जाइएगा मत। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, जिनको इस बार इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन की एग्जाम देनी है वो तो एकदम से कहीं मत जाइएगा वीडियो को छोड़ करके। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार सवाल के साथ। पहला सवाल है कीप क्वाइट। पहला सवाल बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। कीप क्वाइट वी डैश टू द रेडियो। कहता है कि कीप क्वाइट मतलब शांत रहो, वी डैश टू द रेडियो, हम लोग जो है वह रेडियो सुन रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्लाउज जो है कि शांत रहो और दूसरा क्लाउज है वी डैश टू द रेडियो। रेडियो हम लोग क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो एक्शन है, रेडियो सुनने का जो एक्शन है, ये एक्शन क्या है बाबू, कंटिन्यू है। ये एक्शन क्या है, कंटिन्यू है। तभी ना हमको डिस्टर्ब हो रहा है तो हम कह रहे हैं उसको कि शांत रहो। इसका मतलब ये कंटिन्यू एक्शन है, बोलने के वक्त ये एक्शन जारी है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो एक्शन बोलने के वक्त जारी होता है बाबू, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। किस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब में इज एम आर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस क्या होता है बाबू, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर राइट आंसर देखें तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कीप क्वाइट वी आर लिसनिंग टू द रेडियो। शांत रहो या शांत रखो, हम लोग रेडियो सुन रहे हैं। बात हम लोग अगले प्रश्न की कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन वर्ड्स। द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन वर्ड्स, इसको जो है निगेटिव सेंटेंस में क्या करना है बाबू, कन्वर्ट करना है। तो निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने वक्त हमको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस का जो मीनिंग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन है और ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलता है, सेंटेंस का जो है वह मीनिंग नहीं बदलता है। तो यहाँ पर देखिए द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन वर्ड्स, मतलब एरोप्लेन पक्षी से तेज जो है वह उड़ता है। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि पक्षी जो है वह एरोप्लेन से तेज नहीं उड़ता है। तो यहाँ पे हम पहले विकल्प को देखते हैं। तो पहला विकल्प है वर्ड्स डू नॉट फ्लाई फास्टर देन द एरोप्लेन, का मतलब होता है कि पक्षी जो है वह एरोप्लेन से तेज नहीं उड़ती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दूसरा ऑप्शन को देखते हैं, द एरोप्लेन फ्लाइज नॉट फास्टर देन वर्ड्स। इसका मतलब होता है कि एरोप्लेन जो है वह पक्षी से तेज नहीं दौड़ता। तो ये तो मीनिंग ही बदल गया। तो बाकी के सारे ऑप्शन भी इसी प्रकार से हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलें। बहुत ही आसान सारा का सारा स्लाइड है, सारा का सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आई वुड हैव बाउट अ न्यू कार फॉर हर। मैं उसके लिए एक नया कार खरीदा होता, बट डैश टू एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है खर्चीला या महंगा। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है बाबू, खर्चीला या महंगा। मैं उसके लिए एक नया कार खरीद लिया होता, लेकिन ये जो कार है ना बाबू वो क्या है, थोड़ा महंगा है, ज्यादा महंगा है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला क्लाउज आपका पास्ट फॉर्म में है, तो स्वाभाविक है कि अगला क्लाउज भी हमारा किस फॉर्म में होगा, पास्ट फॉर्म में होगा। और यहाँ दूसरा क्लाउज का सब्जेक्ट क्या है, इट है। तो इट जो है वह सिंगुलर है, तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। यानी दो चीज ध्यान रखना है, एक तो प्रेजेंट फॉर्म होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, माफ करें, एक तो पास्ट फॉर्म होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, सिंगुलर। चूंकि यहाँ पे क्या है कि ये क्लाउज पास्ट फॉर्म में है, तो ये भी आपका क्या होगा बाबू, पास्ट फॉर्म में होगा। तो आपको याद रखना होगा और ध्यान रखना होगा कि ये क्लाउज पास्ट में है तो ये भी क्लाउज पास्ट में होगा। और यहाँ पर सब्जेक्ट चूंकि इट है तो यहाँ पर आपका वर्ब भी क्या होगा, इट होगा। तो यहाँ पे ये चूंकि प्रेजेंट फॉर्म में है तो ये नहीं होगा, ये भी प्रेजेंट फॉर्म में है तो नहीं होगा। अब ये चूंकि प्रेजेंट फॉर्म में, माफ करें, पास्ट फॉर्म में तो है, बट क्या है, प्लूरल है, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के सवाल अक्सर परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डैश आई कुड सिंग आई वुड हैव संग। यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो सेंटेंस है ये कंडीशनल सेंटेंस है। क्या बाबू, कंडीशनल सेंटेंस है।
और कंडीशनल सेंटेंस में हम लोगों को ध्यान देना है कि एक जो है वह प्रिंसिपल क्लाउज होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो एक प्रिंसिपल क्लाउज होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाउज। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल क्लाउज भी पास्ट फॉर्म में है, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज में निश्चित रूप से जो है वह कोई ना कोई कंजंक्शन जो है वह सेंटेंस की क्या करता है, शुरुआत करता है। तो यहाँ पर ये हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इफ होगा, कि इफ आई कुड सिंग, अगर मैं गा सकता था, आई वुड हैव संग, मैं गा दिया होता। बाकी जो है चूंकि कंडीशनल सेंटेंस है तो यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे किसका चयन करते हैं, इफ का चयन करते हैं, क्योंकि ये एप्रोप्रिएट कंजंक्शन है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आई डैश यू टू रीड गीता, माफ करें, आई डैश यू टू रीड द बुक केयरफुली। आई डैश यू टू रीड द बुक केयरफुली। केयरफुली मतलब होता है सावधानी से। अब देखिए हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि आप किताब को जो है वह सावधानी से पढ़िएगा, तो यहाँ पे सलाह देने के लिए हम लोग जो है वह एडवाइस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बाबू, एडवाइस का। अब आप बोलिएगा ये एडवाइस जो है वह वर्ब फॉर्म है और ये वर्ब फॉर्म नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। और हम लोग किसी को कोई काम सावधानी से करने की सलाह ही दे सकते हैं, किसी को हम कह नहीं सकते, किसी को हम डांट नहीं सकते, किसी को हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, सलाह दे सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सी इज प्लीज डैश मी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पे जो है वह करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। करेक्ट ऑप्शन देख रहे हैं कि सारा का सारा प्रीपोजिशन है, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोगों को प्रीपोजिशन चुनना है। अब यहाँ पर देखिए प्लीज का मतलब क्या होता है जी, प्लीज का मतलब होता है खुश। प्लीज का मतलब क्या होता है, खुश। और जब कोई किसी से प्लीज्ड हो तो वहां पे हम लोग विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, विद प्रीपोजिशन का। जब कोई किसी से प्लीज्ड हो, डिसप्लीज्ड हो, तो प्लीज्ड हो या डिसप्लीज्ड हो, दोनों परिस्थिति में अगर आप किसी व्यक्ति से प्लीज्ड हैं या डिसप्लीज्ड हैं, तो खुश हो या नाराज हो, तो उस परिस्थिति में विद प्रीपोजिशन का हम लोग क्या करते हैं बाबू, चयन करते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप जरूर से याद रखेंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है वी डैश हिम यस्टरडे। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये सेंटेंस जो है बाबू, इसमें टाइम ऑफ एडवर्ब क्या है, तो यहाँ पे आपका टाइम ऑफ एडवर्ब है यस्टरडे। और जिस भी सेंटेंस में आपका टाइम ऑफ एडवर्ब यस्टरडे रहे, वो सेंटेंस आपका किस में होता है बाबू, तो वो सेंटेंस होता है सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट के बारे में पता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब होगा वो होगा क्या, विजिटेड। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि विजिटेड वर्ब का कौन सा फॉर्म है, दूसरा फॉर्म है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यस्टरडे आई डैश टू बाय ब्रेड। यस्टरडे यहाँ टाइम ऑफ एडवर्ब है, तो यस्टरडे टाइम ऑफ एडवर्ब है, मतलब ये जो है वो आपका क्या होगा, ये सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट में होगा। और सिंपल पास्ट में अभी मैंने बताया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का क्या होता है, दूसरा रूप होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गो का दूसरा रूप क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। इससे पहले कि हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने दोस्तों के साथ उसको शेयर नहीं किया है तो प्लीज 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 दोस्तों के साथ उसको शेयर कर दीजिए। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ रिटेन अ स्टेटमेंट और ऑथिस। कोई भी रिटेन स्टेटमेंट जो हम लोग जारी करते हैं या कोई शपथ पत्र जो हम लोग जारी करते हैं, जो हम लोग जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनवाते हैं या किन्हीं अन्य पदाधिकारियों से हम लोग जो बनवाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग एफिडेविट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एफिडेविट मतलब शपथ पत्र। इसका मतलब क्या होता है, शपथ पत्र। यानी रिटेन स्टेटमेंट जो देते हैं या ओथ जो हम लोग बनवाते हैं, शपथ जो बनवाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग शपथ पत्र कहते हैं। यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द टीचर डैश द लेसन यस्टरडे। फिर देखिए यहाँ पे टाइम ऑफ एडवर्ब क्या बाबू, यस्टरडे। तो यस्टरडे अगर जहां पे भी टाइम ऑफ एडवर्ब रहेगा, आप एकदम सिंपल पास्ट उसे समझोगे। और इस पैटर्न से क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको जरूर से जरूर याद रखेंगे। तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट। द टीचर टाउट द लेसन यस्टरडे। शिक्षक ने जो है वह कल पाठ पढ़ाया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीच का दूसरा रूप हमारा क्या होता है बाबू, टाउट। यहाँ पे टीच का हमारा जो दूसरा फॉर्म होता है वो क्या होता है, टाउट। टीच, टाउट
और तीसरा फॉर्म भी होता है क्या, टाउट। और आपको पता है कि वर्ब के तीसरे फॉर्म को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं जी, पास्ट पार्टिसिपल। कभी कभी पूछ देता है कि गो का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा या टीच का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, तो आप जरूर से याद रखेंगे कि वर्ब के तीसरे फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान है सारा क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, और सारा क्वेश्चन परीक्षा में पहले भी पूछे गए हैं, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारा का सारा प्रश्न। इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा और आप भी कमेंट करके बताते रहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो भी आप कमेंट करके बताइए। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, संगीता मेड मी डैश माई शूज बिफोर आई वेंट इनटू हर हाउस। संगीता ने क्या किया कि मेरा जूता उतरवा दिया इससे पहले कि हम उसके घर में प्रवेश करें। बहुत लोगों के यहाँ क्या होता है कि आप जूता खोल करके ही जो है वो घर में प्रवेश करें, और ऐसा होना भी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, कॉजेटिव वर्ब है, कॉजेटिव वर्ब है, और कॉजेटिव वर्ब के बाद यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो कॉजेटिव वर्ब के बाद जब भी ऑब्जेक्ट आए तो यहाँ पे हम लोग वेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बाबू, वेयर इन्फिनिटिव, दैट मीन्स इन्फिनिटिव विदाउट टू। और यहाँ पर देखिए क्या है, इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग करते हैं, मतलब उसमें टू नहीं लगा होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, टेक ऑफ। और मैं आपको बताऊं तो टेक ऑफ का मतलब यहाँ पे होगा उतारना। टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, मतलब जूता को उसने क्या किया, घर में प्रवेश करने से पहले उतरवा दिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और यहां पर आपको ध्यान देना है कि वर्ब से बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, खास करके इन्फिनिटिव से, जिरंड से और पार्टिसिपल से। तो एक वीडियो स्पेशल हम उसका लेकर के आएंगे जिसमें इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल के सारे क्वेश्चन रहेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, वी डैश दैट यू वुड सक्सीड। यहां पे भी देखेंगे आप दो क्लाउज है, एक क्लाउज है यू वुड सक्सीड, ये आपका पास्ट फॉर्म में है। तो जब ये आपका प्रिंसिपल क्लाउज है और पास्ट फॉर्म में है, तो ये जो आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज है ये भी आपका जो है वह किस में होना चाहिए बाबू, पास्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो यहां पर हो जाएगा राइट आंसर क्या, तो वी होप्ड, हम लोग उम्मीद किए, दैट कि यू वुड सक्सीड, तुम पास करोगे, तुम सफल होगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। आपको ये ध्यान रखना कि अगर एक क्लाउज पास्ट में हो तो दूसरा क्लाउज भी पास्ट फॉर्म में होगा। बस इसी पैटर्न पे बहुत सारे सवाल क्या होते हैं, बन जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, द टीचर डैश अबाउट द वेदर। देखिए वेदर मतलब क्या होता है बाबू, मौसम। वेदर मतलब क्या होता है, मौसम। अब देखिए यहाँ पे शिक्षक ने मौसम के बारे में बातचीत की, मौसम के बारे में बताया, मौसम के बारे में जो है वह कहा। तो शिक्षक ने मौसम के बारे में बातचीत की, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वह क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट आंसर जो है वह टोल्ड होना चाहिए। यानी शिक्षक ने जो है वह मौसम के बारे में बताया, मौसम के बारे में कहा। वैसे आप टॉक्ड के साथ भी जा सकते हो, टॉक्ड भी सही आंसर है, बट एप्रोप्रिएट आंसर जो है वह क्या होगा बाबू, टोल्ड होगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, प्लीज बी क्वाइट, कृपया शांत रहो। आई डैश माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क जो है वह क्या कर रहा हूं, बना रहा हूं। अब देखिए जब हम होमवर्क बना रहे हैं तभी ना हम बोले कि हमको भाई डिस्टर्ब हो रहा है, शांत रहो। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो एक्शन है यानी होमवर्क बनाने वाला, ये कंटिन्यू है। क्या बाबू, कंटिन्यू है, यानी ये कंटिन्यूअस एक्शन है, यानी बोलने वक्त ये एक्शन हो रहा है। तो जब बोलने वक्त ये एक्शन हो रहा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, और जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा तो हमको पता है कि उसका स्ट्रक्चर जो है वह सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एम डूइंग। क्लियर है बाबू, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या होगा, सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, इज गोइंग डैश लीव नेक्स्ट वीक। यहाँ पे देखिए क्या है, नेक्स्ट वीक मतलब क्या होता है, अगले सप्ताह। ही इज गोइंग डैश लीव, लीव मतलब होता है छुट्टी, लीव मतलब क्या होता है बाबू, छुट्टी। तो यहाँ पे एक फ्रेज है जिसे हम लोगों को दिमाग में रखना है, ऑन लीव का मतलब होता है छुट्टी पर। जैसे बोलते हैं ना, मेरे पापा छुट्टी पर हैं, तो माई फादर इज ऑन लीव। ऑन लीव का मतलब होता है छुट्टी पर। और ये हम लोग कभी ऑफिस जाते हैं, पूछते हैं आज फलाना नहीं है, तो बोलता है कि लीव पर है, मतलब छुट्टी पर है, ऑन लीव है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑन प्रीपोजिशन, ऑप्शन नंबर बी, ही इज गोइंग ऑन लीव नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह छुट्टी पर जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, लर्निंग डैश इज नॉट इजी। अब देखिए यहाँ पे लर्निंग है, लर्निंग डैश नॉट इजी,
क्या आसान नहीं है? तो फ्रेंच सीखना आसान नहीं है। फ्रेंच एक भाषा का नाम है और भाषा के नाम के पहले हम लोग कोई भी आर्टिकल या कोई भी प्रीपोजिशन के प्रयोग से नॉर्मली परहेज करेंगे। तो यहाँ पे लर्निंग फ्रेंच क्या हो जाएगा? लर्निंग फ्रेंच इज नॉट इजी। फ्रेंच सीखना आसान नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। राधा डैश टू द रेडियो नाउ। देखिए इस सेंटेंस को गौर से देखेंगे तो एक टाइम ऑफ एडवर्ब दिखेगा आपको नाउ। नाउ मतलब होता है अभी या अब। और जिस भी सेंटेंस में टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में, ये क्या है बाबू? टाइम ऑफ एडवर्ब। तो टाइम ऑफ एडवर्ब है और जिस भी सेंटेंस में टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में नाउ रहे, एट प्रेजेंट रहे, एट द मोमेंट रहे, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा बाबू? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब तो आसान है बनाना, अब तो कोई भी बना सकता है। अब यहाँ राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो राधा के साथ एम तो लगेगा नहीं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हैज होगा नहीं, हैड होगा नहीं, तो एकमात्र विकल्प हमारे पास क्या है? पहला ऑप्शन यानी इज लिसनिंग, यानी राधा इज लिसनिंग टू द रेडियो नाउ का मतलब होता है कि राधा अभी जो है वह रेडियो क्या कर रही है? सुन रही है। राधा अभी रेडियो क्या कर रही है बाबू? सुन रही है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है ही डैश क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे। यहां पे देखो क्या है? टाइम ऑफ एडवर्ब एवरी डे। टाइम ऑफ एडवर्ब क्या है? एवरी डे। और जहां पे भी टाइम ऑफ एडवर्ब एवरी डे रहेगा वो सेंटेंस किस में जाएगा? सिंपल प्रेजेंट में। किसमें जाएगा जी? सिंपल प्रेजेंट। जहां पे भी टाइम ऑफ एडवर्ब एवरी डे रहेगा, एवरी मॉर्निंग रहेगा, एवरी इवनिंग रहेगा, ऑलवेज रहेगा, नेवर रहेगा, यूजुअली रहेगा, ये सभी के सभी टाइम ऑफ एडवर्ब रहेंगे, तो सेंटेंस मोस्टली सिंपल प्रेजेंट में ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए वह क्लासिकल म्यूजिक को जो है वह प्रतिदिन 4-5 घंटे अभ्यास करता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यहाँ सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर। और वर्ब में जब हम लोग यस या ईएस लगा देते हैं तभी वो क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ऐसे भी पता है कि इज एम आर के बाद हम लोगों को जो है इज एम आर के बाद या तो वर्ब का चौथा रूप होगा या वर्ब का तीसरा रूप होगा। वर्ब का तीसरा रूप कब होगा? पैसिव केस में होगा। ये तमाम बातों की जानकारी रखकर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। डैश ही ड्राइव टू वर्क। देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वह डैश ही ड्राइव टू वर्क, यहाँ पे देखिए क्या है? यहाँ वर्ब का कौन सा रूप है? पहला रूप है। इसको देखने के बाद ये पता चल रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है स्पष्ट रूप से। ये भी पता चल रहा है कि ऑक्सिलरी वर्ब पहले है, तो दैट मीन्स क्या होगा? ये एस नो क्वेश्चन होगा। और ये मेन वर्ब का पहला रूप है, तो मेन वर्ब का पहला रूप है, तो इसके पहले हम लोग कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब का चयन करें? देखिए हैज हैव के बाद तो वर्ब का तीसरा रूप आता है, तो ये तो आपका विकल्प होने से रहा। अब देखिए यहाँ पे क्या है? ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो डू तो प्लुरल होता है, तो डू तो होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पर डू तो इसके साथ हो ही नहीं सकता है, तो अब एकमात्र विकल्प आपके पास क्या बचा? तो डज। डज ही ड्राइव टू वर्क। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात हम लोग अगले प्रश्न की करें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मदर सैट इन अ कॉर्नर डैश हर सन टेक हिज बेबी स्टेप्स। द मदर यानी माँ जो है वह कोने में बैठी है और बैठ करके अपने बच्चों को देख रही है जो छोटे छोटे कदमों से चलने की क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वाचिंग, यानी मदर सैट इन ए कॉर्नर, कोने में बैठी है, वाचिंग हर सन टेक हिज बेबी स्टेप, अपने बेटे को देख रही है जो बेबी स्टेप्स ले रहा है, छोटे छोटे कदमों से चलने की क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलें। यू डैश द पियानो एट प्रेजेंट। देखिए जिस भी सेंटेंस में टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में, ये टाइम ऑफ एडवर्ब है और टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में आपका एट प्रेजेंट रहे, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। कौन सा सेंटेंस होगा बाबू? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बाकी अब तो आसान है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हमको पता है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब में इज एम आर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे यू के साथ क्या लग जाएगा? आर प्लेइंग। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगला। द मैन वॉज डैश बाय अ डॉग। देखिए ये सेंटेंस जो है ना आपका पैसिव केस है। कौन सा केस है बाबू? पैसिव केस है।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, आदमी कुत्ते द्वारा काटा गया, आदमी जो है वह कुत्ते द्वारा काटा गया, ये पैसिव केस है। तो अभी हमने बताया कि पैसिव केस में ऑक्सिलरी वर्ब वाज वर के बाद जो है वह वर्ब का तीसरा रूप लगता है। कब? जब पैसिव केस हो तब। अब देखिए यहाँ पे पैसिव केस पहचानने के लिए देखिए यहाँ पे हम लोगों का बाई है, और बाई के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, आपका एक सब्जेक्ट है। तो हम लोगों को ये पता है ये सेंटेंस को देख करके कि ये जो है वह पैसिव केस में होगा, तो यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप होगा। और बाइट मतलब होता है काटना, और बाइट का तीसरा रूप क्या होता है? बीटन। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह के सवाल बहुत ही आसान है, बस हल्का सा दिमाग लगा करके, एकदम थोड़ा सा दिमाग लगा करके आप इन तमाम प्रश्नों को बड़े आसानी से क्या कर सकते हो? बना सकते हो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दैट्स स्ट्रेंज आवर किड्स डैश वॉच द टीवी सीरियल्स। अब देखिए यहाँ पे कहता दैट्स स्ट्रेंज, बहुत अद्भुत है, बहुत अजनबी बात है भाई, बहुत अनोखा बात है। आवर किड्स हमारे बच्चे, डैश वॉच टीवी सीरियल्स, हमारे बच्चे टीवी सीरियल्स जो है वह नहीं देखते। अनोखा तब होगा ना, आजकल के ज्यादातर बच्चे टीवी सीरियल्स देखते हैं, उसी में चिपके हुए रहते हैं, और अगर कोई नहीं देख रहा तो ये अनोखी बात है। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि दैट्स अ स्ट्रेंज, कितना अद्भुत है। आवर किड्स हमारे बच्चे, डैश वॉच टीवी सीरियल्स, हमारे बच्चे टीवी सीरियल्स नहीं देखते हैं। तो आवर किड्स चूंकि प्लूरल है तो यहाँ पे जो है वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर डू नॉट हो जाएगा। डू नॉट वॉच टीवी सीरियल्स का मतलब होता है कि टीवी सीरियल्स नहीं देखते हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। आई डैश, माफ करें, आई एम डैश माई वेट। देखिए यहाँ पे एम लगा हुआ है, तो स्वाभाविक है कि एम लगा हुआ है, और असर्टिव सेंटेंस है तो ये वर्ब का क्या होगा? चौथा फॉर्म होगा। और ये आपका सिंपल जो है वह एक्टिव केस है, एक्टिव केस है, यानी सब्जेक्ट एक्ट है। ये क्या है बाबू? सब्जेक्ट एक्ट है। तो ये सब्जेक्ट एक्ट है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब एम के बाद जो है वह वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? चौथा फॉर्म होगा। यानी आई एम मेकिंग माई बेड का मतलब होता है मैं अपना बिछावन क्या कर रहा हूँ? लगा रहा हूँ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ईदर ऑफ द टू एक्सेप्टेबल। अब देखिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद सब्जेक्ट चाहे जो भी रहे, वर्ब हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। यानी वर्ब क्या होगा? सिंगुलर, ये याद रखना। तो सबसे पहले जो प्लूरल वाला है उसको हम लोग काट देते हैं। अब देखिए ईदर ऑफ द टू डैश एक्सेप्टेबल, दोनों में से कोई जो है, ईदर ऑफ द टू, दोनों में से कोई एक जो है वह क्या है? एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज, क्योंकि हैज का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हैज का अगर प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट सेंस नहीं आएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। डैश ही कम विद अस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ही के साथ तो हमारा यहाँ पे ये कंफर्म है कि यस नो क्वेश्चन है। अब यस नो क्वेश्चन है तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब होगा, और ऑक्सिलरी वर्ब जो है वह हमारा क्या होगा? तो ही के अकॉर्डिंग होगा। तो डू तो होगा नहीं, और हैव भी नहीं होगा, क्योंकि ही के साथ हैव लगता नहीं है। अब इस दोनों में देखिए क्या है कि यहाँ पे इज तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या हुआ? मेरे साथ आएगा, ऐसा होप लगाया जा रहा है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है, ये फ्यूचर की बात है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, या विल ही कम विद अस। और यहाँ पर देखिए क्या है, इसको हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म समझेंगे? पहला। तो हम लोग जो है वह क्या है कि मॉडल वर्ब के बाद ही वर्ब का पहला फॉर्म लगा सकते हैं, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट्स आर। एक ही डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग को क्या कहते हैं? तो एक ही डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको हम लोग कलीग्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कलीग्स। कलीग्स का मतलब होता है सहकर्मी, साथ साथ काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको हम लोग कलीग्स कहते हैं या सहकर्मी कहते हैं। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, व्हेन रीता डैश बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस आपका कंडीशनल है। जब भी दो क्लाउज दिखे आपको तो ये समझना चाहिए कि शायद ये कंडीशनल सेंटेंस हो सकता है, और यहाँ तो कंफर्म कंडीशनल है। और ये आपका प्रिंसिपल क्लाउज है, और ये प्रिंसिपल क्लाउज जो है वह सिंपल फ्यूचर में है। किसमें है बाबू? सिंपल फ्यूचर टेंस में है। तो कंडीशनल सेंटेंस में अगर प्रिंसिपल क्लाउज सिंपल फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लाउज जो हमारा होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। किस में होगा बाबू? सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखना,
यहाँ रीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा बाबू, कम्स, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है द डॉक्टर सजेस्टेड डैश टेक अ वैक्सीन। अब डॉक्टर ने सजेस्टेड, यहाँ क्या है, वर्ब है, तो वर्ब के बाद जो है वह क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो वर्ब के बाद क्या आएगा बाबू, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा द पेशेंट है। यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, क्योंकि उसके बाद तो हमारा फिर नेक्स्ट क्लाउज स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो है वह सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा द पेशेंट, यानी डॉक्टर ने रोगी को सजेस्ट किया टेक ए वैक्सीन, आप वैक्सीन ले लो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है लिसन राधा डैश द गिटार। देखिए कहता है कि सुनिए राधा डैश द गिटार। अब देखिए जब हम किसी को बोल रहे हैं कि सुनिए, तो सुनिए का मतलब क्या, सुना रहे हैं, तो सुनिए का मतलब सुना रहे हैं, मतलब एक्शन जो है वह क्या है, जारी है। तो एक्शन जारी है, तो यानी एक्शन कंटिन्यू है। तो जब एक्शन कंटिन्यू है जी, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर हमको पता है। तो यहाँ राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, इज प्लेइंग, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और वैसे भी देखिए कुछ चीजों को हम लोग ऐसे भी काट सकते हैं कि विल के बाद वर्ब का पहला रूप आएगा, यहाँ वर्ब का चौथा रूप कैसे है, आर के बाद देखिए यहाँ पे राधा के बाद आर लगेगा नहीं, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे भी कट गया। और यहाँ पे लिसन से साफ स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग किसी को सुनने बोल रहे हैं, तो मतलब हम बोल रहे हैं, मतलब एक्शन जारी है। इस तरह से भी हम लोग छांट के अलग कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलें। आई डैश स्पीक स्पेनिश। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आई डैश स्पीक स्पेनिश। देखिए यहाँ पे कि मैं स्पेनिश नहीं बोलता, ये हमारी आदत है, मैं स्पेनिश नहीं बोलता या मैं स्पेनिश नहीं जानता, तो ये आपका नेचुरल हैबिट है। तो नेचुरल हैबिट को दर्शाने के लिए, जहाँ पे भी नेचुरल हैबिट हो, तो नेचुरल हैबिट को दर्शाने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, आई डो नॉट स्पीक स्पेनिश, मतलब मैं स्पेनिश नहीं बोलता। अगले प्रश्न की तरफ चलें। व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली। देखिए यहाँ पे पकड़िए, फट से एक ऐसा शब्द पकड़िए जो आपका काम बना दे। एक ही ऐसे शब्द को पकड़िए, एक ही ऐसे व्यक्ति को पकड़िए जो आपका सारा काम कर दे। 10 व्यक्ति को आप पकड़ लेंगे और आपका काम भी नहीं होगा। ये पूरा सेंटेंस को पढ़ने से अच्छा कोई एक ऐसा पार्टिकुलर शब्द को चुनिए। सेंटेंस तो पढ़ना वैसे भी पूरा है, लेकिन पार्टिकुलर शब्द को जरूर ढूंढिए जो आपके क्वेश्चन को बनाए। तो यूजुअली यहाँ पे टाइम ऑफ एडवर्ब है, और जहां पे टाइम ऑफ एडवर्ब आपका यूजुअली रहेगा वो आपका किस में हो जाएगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। किस में हो जाएगा बाबू, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा वर्ब होगा, क्योंकि वी जो है वह फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है, तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी गो हो जाएगा। क्लियर है। तो आप फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए हैं जो लोग अभी जस्ट जुड़े हैं, अभी जुड़े हैं, तो जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपका प्यार हमको बहुत मिले और इसी तरह से रोज हम आपके लिए एक से बढ़कर एक काफी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते रहें। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट डैश डाइड। देखिए यहाँ पे दो नाउन है, एक स्कॉलर, स्कॉलर मतलब होता है विद्वान, और पोएट मतलब होता है कवि। अब देखिए यहाँ पे जब दो नाउन एंड से जुड़े हों, जब दो नाउन किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, और दो नाउन एंड से जुड़े हों और सिर्फ पहला वाला के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो। जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और सिर्फ पहला वाला के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो, तो इसका मतलब हम लोग ये समझेंगे कि ये स्कॉलर और पोएट दोनों शब्द जो है वह किसी एक व्यक्ति के लिए आया है। तो हम लोग जो है वह उसको सिंगुलर समझेंगे और उसके साथ सिंगुलर वर्ब देंगे। और यहाँ देखिए डाइड जो है वह वर्ब का क्या है, तीसरा रूप है। और ये हम लोगों को बताया गया है कि हैज, हैव और हैड के बाद जो है हम लोग मोस्टली वर्ब के तीसरे फॉर्म का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि चूंकि अब ये सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, सिंगुलर, तो हम लोगों को सिंगुलर वर्ब की तलाश करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हैज और हैव में हैज क्या है, सिंगुलर है, और हैव क्या है, प्लूरल है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ही डैश वीडियो गेम रिसेंटली या करेंटली, जो भी हो। देखिए यहाँ पे रिसेंटली हो या करेंटली हो, देखिए यहाँ पे करेंटली है। अब करेंटली है तो ये टाइम ऑफ एडवर्ब जहां पे भी आपको मिले
क्या मिले? करेंटली। तो पक्का करेंटली मतलब अभी अभी आंखों देखा हाल, तो यहाँ पे जो है वह क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, आंखों देखा हाल, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये हमको पता है, तो ही के साथ क्या लगेगा? इज प्लेइंग, क्योंकि और ऐसे भी देखा ना कि ही के साथ आर प्लेइंग हो नहीं सकता, काटिए। हैड के बाद वर्ब का तीसरा रूप होगा, इसको भी काटिए। और ही के साथ एम लगेगा नहीं क्योंकि आई का स्पेशल केस होता है वो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कभी कभी तो बिना पढ़े भी हम लोग जो है हुआ ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन हमारा ऐसे भी बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दे डैश हेयर नेक्स्ट वीक। देखिए यहाँ पे टाइम ऑफ एडवर्ब पकड़िए, नेक्स्ट वीक फ्यूचर का टाइम ऑफ एडवर्ब है, फ्यूचर का टाइम ऑफ एडवर्ब है। तो फ्यूचर का टाइम ऑफ एडवर्ब है तो इसका मतलब ये है कि सेंटेंस हमारा फ्यूचर में जाएगा, और सेंटेंस हमारा फ्यूचर में जाएगा तो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस मेन वर्ब का पहला रूप प्लस क्या होता है बाबू? ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है रितेश डैश इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। अब देखिए एक चीज को पकड़िए, 4 के बाद सिंस और 4 के बाद क्या है? टाइम। तो सिंस और 4 के बाद जब कभी भी टाइम मिले तो आपके मन में ये ख्याल आना चाहिए कि जरूर सेंटेंस या तो प्रेजेंट परफेक्ट में है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। पहला प्रायोरिटी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देना है और दूसरा प्रायोरिटी प्रेजेंट परफेक्ट को देना है। तो यहाँ पे जो है वह सेंटेंस हमारा किस में हो जाएगा बाबू? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। चूंकि रितेश थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैज बीन लाइंग, क्योंकि हम लोगों को पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस क्या हो जाएगा? टाइम। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। A lot of energy dash wasted on finding the treasure। बहुत सारा एनर्जी बर्बाद कर दिया गया खजाना खोजने में। अब देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वेस्टेड वर्ब का कौन सा रूप है? तीसरा। अब मॉडल वर्ब के बाद तो वर्ब का पहला रूप होता है तो ये विकल्प तो होने से रहा, ऐसे ही बना रहे। विल के बाद भी वर्ब का कौन सा रूप होता है? पहला, तो ये विकल्प भी होने से रहा। अब देखिए यहाँ पे क्या है? अ लॉट ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है वो हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो चूंकि वर्ब क्या होता है? प्लूरल होता है। तो ए लॉट ऑफ एनर्जी वाज वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर का मतलब होता है बहुत सारा एनर्जी जो है वह वेस्ट किया गया खजाना खोजने में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्हाट टाइम डज द बस डैश सेंट्रल लंदन। देखिए यहाँ पे डज लगा हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है और पूछा जा रहा है कि किस समय जो है वह बस सेंट्रल लंदन के लिए खुलती है या निकलती है। तो यहां पर देखिए क्या है? एक फ्रेज होता है वो होता है लिव फॉर। लिव फॉर का मतलब होता है के लिए प्रस्थान करना। इसका मतलब क्या होता है? के लिए प्रस्थान करना, के लिए प्रस्थान करना, यानी किस समय जो है वह बस सेंट्रल लंदन के लिए प्रस्थान करेगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? और यहाँ पे एक और भी शब्द होता है बाउंड फॉर का मतलब भी होता है प्रस्थान करना, ये भी कभी कभी पूछता है तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसको। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यू कैन डू इट। अब देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा और यू का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो क्या होता है बाबू? योरसेल्फ होता है। यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? योरसेल्फ होता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस तरह के प्रश्न में हम लोग कभी भी अगर आपको जो है वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पुट करना हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है? यू, इसलिए यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? योरसेल्फ हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रवि फेल डैश द रिक्शा। देखिए यहाँ पे रवि जो है वह रिक्शा से क्या हो गया? नीचे गिर गया। तो रिक्शा से नीचे गिर गया मतलब रिक्शा से वो क्या हो गया? अलग हो गया, रिक्शा से वो जुदा हो गया। तो जुदाई दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रॉम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फेल डाउन का मतलब भी होता है नीचे गिरना। फेल डाउन का मतलब भी होता है नीचे गिरा।
अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब हमारा जो है वह ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, लेकिन चूंकि पहले ऑप्शन में हमारा सही मिल गया तो हम लोग ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गौरव हैज बीन डैश हिज हाउस फॉर ए फ्यू डेज। अब देखिए फिर सिंस और फॉर के बाद जो है वो टाइम है, तो सिंस और फॉर के बाद टाइम है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज भी है, बीन भी है, तो यहाँ पे वर्ब का कौन सा रूप हो जाएगा, चौथा। और वर्ब का चौथा रूप में आपको पता है कि आईएनजी लगा होता है, तो वर्ब के चौथा रूप में आईएनजी लगा होता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है माई सिस्टर डैश अ ड्रे फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि जिस भी सेंटेंस में टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर रहता है वो क्या होता है बाबू, सिंपल पास्ट। आपको याद रखना है कि लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर, स्टरडे, स्टरडे, ईटीसी कर देते हैं। ईटीसी अगर किसी सेंटेंस में रहे तो ये स्वाभाविक है, ये किस में हो जाएगा बाबू, सिंपल पास्ट में होगा। और इस पैटर्न से एक क्वेश्चन परीक्षा में एकदम कंफर्म पूछा जाता है, इसलिए इसको एकदम निश्चित रूप से आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल पास्ट होगा तो बाई का दूसरा रूप हमारा क्या होता है, बाउट, यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी माई सिस्टर बाउट अ ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वुड यू माइंड, अब देखिए यहाँ पे क्या है, वुड यू माइंड डैश माई हाउस प्लीज। क्या आप घर, मेरा घर आना चाहेंगे, मेरा घर आने में आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर हम लोग जो है वह क्या कर रहे हैं, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो माइंड वर्ब है, वर्ब के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस में या तो हम लोग इन्फिनिटिव को लेते हैं या तो जिरंड को लेते हैं। तो यहाँ पे वुड यू माइंड के साथ मोस्टली हम लोग इन्फिनिटिव को प्रेफर करते हैं, तो इन्फिनिटिव को प्रेफर करते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू कम हो जाएगा। वुड यू माइंड के साथ हम लोग जो है हुआ क्या है, या वुड यू लाइक के साथ जो है हुआ वुड यू लाइक हो, वुड यू माइंड हो, यानी वुड से लगा हुआ अगर सेंटेंस हो तो वहां पर इन्फिनिटिव को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रेफर करते हैं, जिरंड को नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलें। When दीपा डैश बैक शी विल स्लीप। देखिए यहाँ पे ये भी आपका कंडीशनल सेंटेंस है, ये भी आपका क्या बाबू, कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंस में देखिए आपका ये आपका जो है वह प्रिंसिपल क्लाउज है और ये सिंपल फ्यूचर में है, ये किस में है, सिंपल फ्यूचर में। और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज है, ये आपका किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा। किसमें होगा बाबू, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। अब व्हेन दीपा डैश बैक शी विल स्लीप। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो दीपा नाम है, तो इसके बाद वर्ब का पांचवा रूप आएगा यानी सिंगुलर वर्ब आएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्हेन सीता कम्स, जब सीता माफ करें दीपा कम्स बैक, जब दीपा वापस आएगी, तो जब दीपा वापस आएगी शी विल स्लीप, वह क्या करेगी, सोएगी, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। यू डैश नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग। यहाँ पे देखिए तुम्हें मीटिंग अटेंड करने जाने की जरूरत नहीं है, तो जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ब का प्रयोग करते हैं, नीड नॉट, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि हम लोग मीटिंग को जरूरत के हिसाब से अटेंड करते हैं, तो जरूरत नहीं है तो अटेंड नहीं करेंगे, अगर जरूरत है तो अटेंड करेंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीड नॉट, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है ऑल डिपेंड्स ऑन द डैश एग्जामिनेशन। अब देखिए ऑल डिपेंड्स ऑन हिज पासिंग द एग्जामिनेशन, यानी सब कुछ उसका एग्जाम पास करने पर निर्भर करता है, सब कुछ उसका एग्जाम पास करने पर क्या करता है बाबू, निर्भर करता है। और ऐसे भी हैज हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप है तो ये गलत हो जाएगा, विल के बाद वर्ब का पहला रूप होता तो भी गलत हो जाएगा, हैड के बाद वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा तो भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब ऑल डिपेंड्स ऑन हिज पासिंग द एग्जामिनेशन, मतलब सारा कुछ उसके एग्जाम पास करने पर क्या करता है, निर्भर करता है। आगे चलते हैं। ही डैश इफ ही, माफ करें, ही डैश इफ वी हैड टेकन आवर फूड। देखिए यहाँ पे ये आपका पास्ट परफेक्ट, क्लियर, पास्ट परफेक्ट। अब यहां पर देखिए जुड़ा हुआ है क्लाउस, माफ करें कनेक्टर, तो यहाँ पे कनेक्टर है तो ये निश्चित रूप से जो दूसरा आपका सेंटेंस होगा वो सिंपल पास्ट में होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि
कि पास्ट परफेक्ट अकेले नहीं आता, जब भी आता तो अपने साथ सिंपल पास्ट को लेकर आता है। तो यहाँ पर अगर ये पास्ट परफेक्ट है तो ये किस में हो जाएगा, सिंपल पास्ट में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी आस्क्ड हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ये क्लाउज किस में था बाबू, सिंपल पास्ट में होना था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सी डैश 6 बुक्स ऑन इंडियन मैथोलॉजी। उसने भारतीय पौराणिक पर, भारतीय पद्धति पर जो है वह 6 किताबें लिखी, यानी किताबें लिखी है तो उसका असर आज भी बरकरार है। अगर हमने कोई काम पास्ट में किया लेकिन उसका असर अभी भी है, अगर कोई किताब लिखा तो वो किताब आज भी है। तो अगर कोई काम पास्ट में हो और उसका असर अभी तक दिखे तो उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। किस में रखते हैं बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। किस में रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस सब्जेक्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डैश एट ए वेरी हाई स्पीड इज डेंजरस। कहते हैं कि डैश एट ए वेरी हाई स्पीड इज डेंजरस, मतलब कार चलाना हाई स्पीड में वो आपके लिए क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार चलाना यानी ड्राइविंग कार्स। कार चलाना, ड्राइविंग कार्स एट वेरी हाई स्पीड इज वेरी डेंजरस, यानी जो है वह आपका तेज रफ्तार से कार चलाना ये बहुत क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। माई ब्रदर डिड नॉट। अब देखिए यहाँ पे डिड लगा हुआ, तो मैंने बताया था कि जब कभी भी डिड लग जाए किसी भी सेंटेंस में तो उसके बाद वर्ब का कौन सा रूप आता है बाबू, पहला रूप आता है। तो डिड नॉट जैसे ही लगा, डिड लग गया, तो अब क्या आएगी, तो वर्ब का पहला फॉर्म कौन सा आएगा बाबू, वर्ब का पहला फॉर्म। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, चूज, यानी ये वर्ब का क्या हो जाएगा, पहला फॉर्म हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये वीडियो जो है वह काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखिए, गर्मी बहुत है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।